हेलो एवरीवन, आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे एक नए लेक्चर में। और आज हम लोग क्लास 12 चैप्टर 1 जो कि सॉल्यूशन है उसके फोर्थ लेक्चर में एंटर करेंगे। 3 लेक्चर ऑलरेडी सॉल्यूशन का आ चुका है, अगर आप लोग नहीं देखे हो तो जाके उसको पहले देखना, उसके बाद फोर्थ लेक्चर देखना, आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल में नए विजिट करते हो तो प्लीज चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। तो चलो हम लोग देर ना करते हुए अपना लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो इस लेक्चर में आज हम लोग पढ़ेंगे मूल फ्रैक्शन किसको कहा जाता है, मूल फ्रैक्शन किसको कहते हैं। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे यहां पे पीपीएम किसको कहते हैं और पीपीबी किसको कहा जाता है, ठीक। और तीसरा आज हम लोग पढ़ेंगे डाइल्यूशन फॉर्मूला क्या है, डाइल्यूशन फॉर्मूला। तो आज का जो लेक्चर है वो हम लोग यही 3 टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, मोल फ्रैक्शन, पीपीएम, पीपीबी और डाइल्यूशन फॉर्मूला, ठीक है। तो देखो, लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले हम लोग लास्ट क्लास में जो भी एक बार पढ़े थे उसको क्विकली रिकैप कर लेते हैं, फिर हम आज के क्लास में आगे बढ़ेंगे। बाबू, अभी तक हम लोग देख चुके हैं कि सॉल्यूशन किसको कहा जाता है। तो सॉल्यूशन किसको कहते हैं ये हम बताए थे कि सॉल्यूशन बेसिकली होमोजीनियस मिक्सचर होता है, 2 और मोर कंपोनेंट इन विच इंडिविजुअल कंपोनेंट लूजेस इट्स आइडेंटिटी एंड कांट बी सेपरेटेड इन प्योर फॉर्म बाय सिंपल मेथड। इसके बाद हम लोग कंसंट्रेशन टर्म के बारे में पढ़े कि कंसंट्रेशन टर्म किसी भी सॉल्यूशन में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को एक्सप्रेस करता है। कंसंट्रेशन टर्म को हम लोग 2 ग्रुप में डिवाइड किए थे। ग्रुप 1 में 4 कंसंट्रेशन टर्म को रखे थे, सारा का सारा कंसंट्रेशन टर्म वॉल्यूम रिलेटेड था। ग्रुप 2 में हम लोग 4 कंसंट्रेशन टर्म को रखे थे, वहां पे भी चारों कंसंट्रेशन टर्म का अगर बात किया जाए तो वो मास रिलेटेड था। वॉल्यूम रिलेटेड वाला कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर डिपेंडेंट था, मास वाला टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। इसके बाद अभी तक हम लोग कौन कौन सा कंसंट्रेशन टर्म को डिस्कस कर चुके हैं, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहला जो कि था परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ये कंसंट्रेशन टर्म हो चुका है। दूसरा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, ये भी हो चुका है। तीसरा कंसंट्रेशन टर्म का बात करोगे तो मोलैरिटी, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि क्या होता है। फिर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं नॉर्मेलिटी के बारे में, नॉर्मेलिटी ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक। इसके बाद हम लोग और क्या क्या देखे, परसेंटेज वेट बाय वेट किसको कहते हैं ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और कंसंट्रेशन टर्म देख चुके हैं मोलैलिटी। तो इतना कंसंट्रेशन टर्म को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, परसेंटेज वेट बाय वेट और मोलैलिटी। आज हम लोग यहीं से आगे बढ़ेंगे, ये सब ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है पहला 3 लेक्चर में, उसको जाके विजिट करो, देखो, अच्छे से समझ में आएगा। तो आज का जो हम लोग का पहला टॉपिक है वो है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन कहते किसको है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। बाबू, अगर हम मोल फ्रैक्शन का बात करें ना, ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन बेसिकली मोल के बीच का रेशियो होता है। और किसके किसके मोल के बीच का रेशियो लिया जाता है, सॉल्यूट और सॉल्यूशन के बीच का मोल का रेशियो को भी मोल फ्रैक्शन बोल सकते हैं, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के मोल के बीच का रेशियो को भी हम लोग मोल फ्रैक्शन कह सकते हैं। तो अगर हम लोग को मोल फ्रैक्शन को डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द रेशियो बिटवीन number of moles of solute, number of moles of solute or solvent to the total moles of solution, to the total moles of solution। तो यही तुम्हारा मोल फ्रैक्शन होता है। तो ये बेसिकली रेशियो है किसके किसके बीच का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट टू दी टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन, इसी को हम लोग बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। अब नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें मोल फ्रैक्शन का रिप्रेजेंटेशन के बारे में, तो इसको एक्स लाइक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको जाई बोला जाता है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल एक्स, इस तरह के, इसको जाई बोलते हैं, ये सिंबल से इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें ना मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला का, तो देखो मोल फ्रैक्शन तुम सॉल्यूट के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हो और सॉल्वेंट के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हो। अब आराम से बात को समझो
कि सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला क्या होगा, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला क्या होगा। अगर हमको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करना है तो देखो आराम से रटने का कुछ भी जरूरत नहीं है। तो देखो हम क्या बोले, मोल फ्रैक्शन रेशियो होता है किसके किसके बीच का, सॉल्यूट या फिर सॉल्वेंट का मोल का डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूट का मोल का रेशियो मोल ले लो और सॉल्यूशन का मोल का रेशियो ले लो तो भी वो मोल फ्रैक्शन कहलाएगा। सॉल्वेंट का मोल का रेशियो ले लो और सॉल्यूशन का मोल का रेशियो ले लो तो भी वो मोल फ्रैक्शन कहलाएगा। अब यहां पे तुम किसका मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर रहे हो, सॉल्यूट का, तो जिसका मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर रहे हो उसका मोल को ऊपर में रखोगे तो ऊपर में हम लोग रख देंगे मोल ऑफ सॉल्यूट और नीचे में हम लोग रख देंगे मोल ऑफ सॉल्यूशन। तो ये मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने का तुम्हारा पहला फॉर्मूला हो गया और ये जो फॉर्मूला है मोल फ्रैक्शन का वो किसका है, तुम्हारा सॉल्यूट का है। बात क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, तो देखो इसी से तुम लोग रिलेट कर सकते हो। अगर हम सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर रहे थे तो मोल ऊपर में रखे थे सॉल्यूट का, अगर हम सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करेंगे तो ऊपर में रखेंगे सॉल्वेंट का मोल, तो मोल ऑफ सॉल्वेंट, ठीक, डिवाइडेड बाय नीचे में रखेंगे मोल ऑफ सॉल्यूशन, मोल ऑफ सॉल्यूशन। तो ये मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हो गया, ठीक। तो जिसका मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना उसका मोल को ऊपर में रखते हैं डिवाइडेड बाय नीचे में मोल ऑफ सॉल्यूशन। मोल फ्रैक्शन जिसका कैलकुलेट करना है उसका मोल को ऊपर में डिवाइडेड बाय नीचे में मोल ऑफ क्या होगा, सॉल्यूशन। अब देखो सॉल्यूशन का मोल को तुम डायरेक्टली नहीं कैलकुलेट कर सकते हो, तो जो सॉल्यूशन का मोल होता है, मोल ऑफ सॉल्यूशन, ये दो चीज के मोल से मिलके बना हुआ होता है। तो मोल ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होगा मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ क्या, सॉल्वेंट। तो जब भी तुम लोग को मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करना हो तो तुम क्या करोगे, मोल ऑफ सॉल्यूट और मोल ऑफ सॉल्वेंट को ऐड कर दोगे तो मोल ऑफ क्या मिल जाएगा तुमको, सॉल्यूशन। हम कहीं पे मोल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी लिख देते हैं। अगर मोल कैलकुलेट करना है तो इसके लिए फॉर्मूला यूज किया जाता है गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास डिवाइडेड बाय क्या करोगे, मोलर मास, मोलर मास। मान लो अगर सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन मोल कैलकुलेट करना है तो गिवन मास भी सॉल्यूट का होगा, मोलर मास भी सॉल्यूट का होगा। सॉल्वेंट का मोल कैलकुलेट करना है तो गिवन मास भी सॉल्वेंट का होगा, मोलर मास भी किसका होगा, सॉल्वेंट का। अब वो गिवन मास को कैपिटल लेटर W से रिप्रेजेंट करते हैं और मोलर मास को कैपिटल लेटर M से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट मोल फ्रैक्शन कैलकुलेशन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला मोल ऑफ सॉल्यूट बाय मोल ऑफ सॉल्यूशन, वही मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला मोल ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोल ऑफ सॉल्यूशन। मोल ऑफ सॉल्यूशन अगर कैलकुलेट करना है तो इसके लिए फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ क्या, सॉल्वेंट। अब एक चीज देखो, एक पॉइंट इंपॉर्टेंट बताने वाले हैं, वो पॉइंट अगर समझ जाओगे तो कभी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करोगे। अब वो ऊपर में रखे मोल ऑफ सॉल्यूट और नीचे में रखे मोल ऑफ सॉल्यूशन, सोच के बताना किसका मोल ज्यादा होगा। तो ऑब्वियसली सॉल्यूशन का मोल ज्यादा होगा, सॉल्यूट का मोल क्या होगा, कम। इसी तरह से यहां पे बात करो, ऊपर में रखे मोल ऑफ सॉल्वेंट और नीचे में रखे मोल ऑफ सॉल्यूशन, ये दोनों में अगर कंपेयर किया जाए तो किसका मोल ज्यादा होगा, तो यहां पे सॉल्वेंट का मोल ज्यादा होगा और सॉल्यूशन का मोल सॉल्वेंट का मोल कम होगा, सॉल्यूशन का मोल ज्यादा होगा। इसका मतलब मोल फ्रैक्शन जब भी हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो ऊपर का वैल्यू छोटा होगा, नीचे का वैल्यू बड़ा, यहां पे भी ऊपर छोटा और नीचे बड़ा। तो जब हम लोग फ्रैक्शन कैलकुलेट करेंगे, चाहे वो मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का हो या मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का हो, ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लो। अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट या फिर सॉल्वेंट का बात करें, ठीक, तो मोल फ्रैक्शन का जो वैल्यू होता है वो 0 से तो बड़ा होता है, ग्रेटर देन 0, मगर लेस देन 1 होगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। सॉल्यूट या फिर सॉल्वेंट दोनों में से किसी भी सब्सटेंस का मोल फ्रैक्शन 0 से बड़ा आएगा और 1 से छोटा आएगा। गलती से अगर कहीं पे भी 1 से बड़ा आने लगे तुम्हारा मोल फ्रैक्शन, मतलब समझ जाओ तुम कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक कर चुके हो, ठीक। नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अगर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मिल गया ना तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन इजीली निकाल सकते हो, क्योंकि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को ऐड किया जाए तो इसका जो वैल्यू होता है वो 1 के इक्वल होगा।
तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन को ऐड करने पे वैल्यू किसके इक्वल हो जाता है, 1 के इक्वल आ जाता है। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं जो कि जब हम वेपर प्रेशर पढ़ाएंगे तो यूज करेंगे। अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सब्सटेंस अगर 1 है, कहीं पे भी अगर ऐसा लिख दे कि सब्सटेंस का मोल फ्रैक्शन 1 है, मतलब जो भी सब्सटेंस का बात कर रहा है वो प्योर फॉर्म में प्रेजेंट है, मतलब उस कंटेनर में सिर्फ और सिर्फ वही है। जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर अगर 1 बोल दिया है, मतलब उस कंटेनर में सिर्फ और सिर्फ वाटर है, उसमें कोई भी पार्टिकल डिसॉल्व नहीं है। तो किसी भी प्योर सब्सटेंस का मोल फ्रैक्शन कितना होता है, 1। तो अगर कहीं पे भी मोल फ्रैक्शन 1 है, मतलब सब्सटेंस जो हैगा वो प्योर होगा, प्योर सब्सटेंस। ठीक। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर कहीं पे भी मोल फ्रैक्शन ऑफ सब्सटेंस 0 दिखाई दे रहा है, कहीं पे भी अगर ऐसा है मोल फ्रैक्शन ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, 0 दिख रहा है, इसका मतलब जिसके बारे में बात कर रहा है वो सब्सटेंस उस पॉइंट पे प्रेजेंट नहीं होगा। सब्सटेंस इज नॉट प्रेजेंट, सब्सटेंस इज नॉट प्रेजेंट। ठीक है, तो ये सब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तुमको ध्यान रखना है। एक बार हम वापस से जितना भी बात बोले हैं मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड वो सारा पॉइंट को समझाते हैं, उसके बाद इससे छोटा छोटा न्यूमेरिकल कराएंगे। अब वो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, तो ये बेसिकली रेशियो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट टू द टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। इसको इस तरह के एक्स सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है तो ऊपर में मोल ऑफ सॉल्यूट रखेंगे, नीचे में मोल ऑफ सॉल्यूशन रखेंगे। सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है तो ऊपर में मोल ऑफ सॉल्वेंट रखेंगे, नीचे में मोल ऑफ सॉल्यूशन रखेंगे। मोल ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट है, और मोल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला गिवन मास बाय मोलर मास। जिसका मोल कैलकुलेट कर रहे हो उसी का गिवन मास और उसी का क्या होगा, मोलर मास। जो मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट या फिर सॉल्वेंट का, उसका वैल्यू 0 से बड़ा होगा, मगर 1 से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। कभी भी 1 से बड़ा आने लगे मतलब समझ जाओ तुम कैलकुलेशन मिस्टेक कर चुके हो। सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन को अगर ऐड करोगे तो वैल्यू किसके इक्वल आ जाता है, 1 के इक्वल। अगर कहीं पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सब्सटेंस 1 आ रहा है मतलब वो सब्सटेंस क्या होगा, प्योर, और कहीं पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सब्सटेंस 0 आ रहा है मतलब सब्सटेंस प्रेजेंट नहीं होगा। मोल फ्रैक्शन के बारे में एक लास्ट छोटा सा पॉइंट याद रख लेना। अब सोचो तो इसका यूनिट क्या होगा। अगर हम यूनिट का बात करें तो ऊपर भी मोल, ऊपर नीचे भी मोल, तो दोनों का यूनिट तो कट जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन जो है वो इकलौता कंसंट्रेशन टर्म है जो कि यूनिटलेस होता है। अगर हम मोल फ्रैक्शन का बात करें तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है तुम्हारा, यूनिटलेस। मोल फ्रैक्शन इज यूनिटलेस। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन का कोई भी यूनिट नहीं होता है, ये बात को ध्यान रखना। अब हम लोग क्या करते हैं, मोल फ्रैक्शन में जितना भी बात बताया है, जितना भी फॉर्मूला बताया है, उन सबसे रिलेटेड एक आध दो छोटा छोटा प्रॉब्लम देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। जैसे मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड जो पहला प्रॉब्लम है, पहला क्वेश्चन है, वो क्या दिया हुआ है ये देखो। क्वेश्चन ये है कि 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिसॉल्व्ड इन 45 ग्राम ऑफ वाटर, देन फाइंड आउट मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया एंड वाटर। अब वो तुमको क्वेश्चन में ये नहीं कहेगा कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करो, इसी तरह से दिया हुआ रहेगा। तुमको खुद पहचानना होगा कि सॉल्यूट किसको कहते हैं और सॉल्वेंट किसको कहेंगे। तो यहां पे क्या बोला कि हमको 45 ग्राम वाटर लेना है और 30 ग्राम यूरिया लेना है, दोनों को मिक्स करके सॉल्यूशन बनाना है। तो जो ज्यादा अमाउंट पे प्रेजेंट होगा उसको हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं, जो कम अमाउंट पे प्रेजेंट होगा उसको हम लोग सॉल्यूट कहेंगे। मतलब यहां पे जो 30 ग्राम ऑफ यूरिया तुमको दिया हुआ है, ये जो 30 ग्राम ऑफ यूरिया तुमको दिया हुआ है, ये बेसिकली सॉल्यूट का वेट है, और 45 ग्राम ऑफ वाटर जो दिया हुआ है ये बेसिकली सॉल्वेंट का वेट है। यानी अगर हम बात करें वेट ऑफ सॉल्यूट हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है जो कि कितना ग्राम है, 30 ग्राम। आगे अगर हम बात करें तो वेट ऑफ सॉल्वेंट भी हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में, और वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है, तो 45 ग्राम दिया हुआ है, ये हम लोग को दिया हुआ है। नेक्स्ट हमसे क्या बोला है, देन फाइंड आउट मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया एंड वाटर। यूरिया सॉल्यूट है, मतलब हमसे पूछा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, ठीक है। और नेक्स्ट हमसे ये पूछा है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, ठीक। तो देखो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला तुमको पता है। तुम पहले किसी भी एक का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर लो। मान लो हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, ऊपर में मोल ऑफ सॉल्यूट को रखेंगे और नीचे में रखते हैं मोल ऑफ सॉल्यूशन।
और मोल ऑफ सॉल्यूशन जो है वो किसके इक्वल होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ क्या चीज के इक्वल होगा, सॉल्वेंट के इक्वल। तो ये बात याद रखना, हम सॉल्यूशन के जगह में सॉल्यूट और सॉल्वेंट लिख दिए। अब देखो कैलकुलेशन तुमको लेंदी ना दिखाई दे, इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन को अलग से कैलकुलेट कर लेंगे। देखो इससे कैलकुलेशन मिस्टेक होने का चांस कम हो जाएगा। तो सबसे पहले हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालते हैं। अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकाले तो गिवन वेट बाय मोलर मास, सॉल्यूट का गिवन वेट कितना है तुम्हारा 30। अब मोलर मास क्या होगा, ये प्रीवियस लेक्चर में हम बताए हैं, कुछ कुछ मॉलिक्यूल का मोलर मास आपको याद रखने बोलते थे, जैसे ग्लूकोज, सुक्रोज, यूरिया। यूरिया का मोलर मास कितना होता है 60, तो यहां से इसका मोल जो है वो 1/2 आ गया। नेक्स्ट हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का बात कर लेते हैं। तो सॉल्वेंट का गिवन वेट का अगर बात करोगे तो सॉल्वेंट का गिवन वेट कितना है 45। और अगर हम मोलर मास का बात करें तो बाबू वाटर है, वाटर का मोलर मास 18 होता है, 9 2 जा 18, 9 5 जा 45, इसका मोल कितना आ गया 5/2। अब हम लोग को सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मोल पता चल चुका है, अब हम लोग को बस वैल्यू रख के आंसर लाना है, ठीक। तो अगर हम यहां से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का बात करें तो आप लोग देख के रिपीट करो, सॉल्यूट का मोल कितना आया है, तो सॉल्यूट का मोल आया है 1/2 डिवाइडेड बाय, सॉल्यूट का मोल फिर से 1/2 और सॉल्वेंट का मोल का अगर बात करोगे तो कितना आया है 5/2। अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं 1/2, ठीक है। यहां पे अगर बात करोगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा 2, तो 5 + 1 कितना हो जाएगा 6। अब इसको सॉल्व कर लो, 1/2 इंटू 2 बाई क्या हो जाएगा 6, ये और ये कटा, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट जो है बाबू वो कितना आ गया 1/6 आ गया। सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन 1/6 आ गया, तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन आप लोग को पता चल गया। अब अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना चाहते हैं तो एक फॉर्मूला है, ठीक है। फॉर्मूला अभी कुछ देर पहले बताए थे, फॉर्मूला क्या था, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, अगर इसको ऐड किया जाए तो इसका वैल्यू जो होता है वो किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल। तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन अगर पता है तो हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, 1 - 1/6, क्योंकि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इधर जाके माइनस हो जाएगा और सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कितना आया है 1/6 आया है। अब देख लो यहां पे एलसीएम का अगर बात करोगे तो एलसीएम आ जाएगा 6, तो 6 - 1 दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का अगर बात किया जाए तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कितना आ गया, सॉरी उल्टा बोल रहे हैं ना, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन का बात किया जाए तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन का अगर बात करोगे तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कितना आ जाएगा 5/6 आ जाएगा। तो ये तुम्हारा मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने का तरीका हुआ। देखो तुम चाहो तो यहां पे भी फॉर्मूला रख के मोल कैलकुलेट कर सकते हो, मगर उसमें प्रॉब्लम क्या होता है ना कि कहीं कहीं पे तुम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन में गलती कर सकते हो। इसीलिए इसका बेस्ट तरीका यह है कि मोल को तुम कहीं पे भी कैलकुलेट कर लो और उसका वैल्यू को फॉर्मूला में रखो, तुम इजीली वहां पे आंसर निकाल पाओगे। और सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालने के बाद में या सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालने के बाद, मतलब एक कंपोनेंट का अगर मोल फ्रैक्शन निकल चुका है तो दूसरा कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए इसी तरह का फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे। तो ये था तुम्हारा पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन। होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जो कि एक बार एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था। पहले जो नीट वगैरह का एग्जाम होता था वो अलग अलग स्टेट भी लेते थे, उसमें एक शायद चंडीगढ़ का है तो वही वाला सीपीएमटी का है, ठीक है। तो ये मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। आप लोग देखो, वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। किससे किससे बन गया था कमेंट में आंसर करना। When 6 gram of urea is dissolved in 180 gram of H2O, the mole fraction of urea is 6 ग्राम यूरिया को अगर 180 ग्राम ऑफ वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो उस केस में मोल फ्रैक्शन क्या होगा, यही तुमसे पूछा है। बाबू अगर हम वापस से अपना अप्रोच रखें तो फिर से हम वही बोल सकते हैं कि भैया वेट ऑफ सॉल्यूट जो हमको दिया हुआ है वो दिया हुआ है 6 ग्राम और सॉल्यूट है यूरिया। नेक्स्ट हमको वेट ऑफ सॉल्वेंट भी दिया हुआ है, वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है कितना 180 ग्राम, और हमसे पूछा है मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया। यूरिया सॉल्यूट है, यानी हमसे एक ही सवाल पूछा है कि बाबू सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा। तो हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसके लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं, ऊपर में हम लोग रखते हैं मोल ऑफ सॉल्यूट और नीचे में रखते हैं मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। मोल ऑफ सॉल्यूशन को रखा जाता है तो सॉल्यूशन का मोल किसके इक्वल होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ क्या, सॉल्वेंट। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला है मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने का। अब हम लोग क्या करते हैं ना, हम तुमको क्या सिखाए
कि अलग से सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मोल कैलकुलेट कर लेते हैं और उसको रख देंगे। अगर हम सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन मोल कैलकुलेट करना चाहते हैं तो सॉल्यूट यूरिया है, इसका गिवन वेट 6, मोलर मास होता है 60, ये कट जाएगा तो 1/10 यानी मोल को क्या बोल सकते हैं 0.1। इसी तरह से अगर हम मोल ऑफ सॉल्वेंट निकालना चाहे तो सॉल्वेंट वाटर है और इसका गिवन वेट तुम्हारा दिया हुआ है 180, मोलर मास का बात करोगे तो 18, ये कितने बार में कट जाएगा 10 टाइम में कट जाएगा, मतलब इसका मोल आ गया 10। अब सबका वैल्यू को ऐड करते सबका वैल्यू को रखते हैं और देखते हैं। तो मोल ऑफ सॉल्यूट है 0.1 डिवाइडेड बाय सॉल्यूट का मोल फिर से 0.1 हो जाएगा, और सॉल्वेंट का मोल का बात करोगे तो सॉल्वेंट का मोल आया है 10। देखो इसी तरह से तुम्हारा आंसर दिया हुआ है, अगर इसको ऐड करोगे तो 0.1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 10.1। तो देखो तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है 0.1 डिवाइडेड बाय 10.1, यानी आंसर इसका क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। तो इस तरह का छोटा छोटा क्वेश्चन मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड आप लोग से पूछा जा सकता है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के तरफ चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक है पीपीएम। अब भैया ये पीपीएम होता क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर पीपीएम का फुल फॉर्म का बात किया जाए तो पीपीएम का फुल फॉर्म है पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। अब अगर पीपीएम का डेफिनेशन का बात करें तो पीपीएम किसको कहते हैं ये देखो, ठीक है। पीपीएम का सिंपल साधारण डेफिनेशन ये है, वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 10 रेज टू द पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 10 रेज टू द पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं तुम्हारा पीपीएम। बात क्लियर है ना, ठीक है। या फिर बोल सकते हो नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर मिलियन पार्ट ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज पीपीएम। इसका ये भी डेफिनेशन हो सकता है। तो इसका डेफिनेशन हम क्या बोल रहे हैं, इसका डेफिनेशन है नंबर ऑफ पार्ट ऑफ सॉल्यूट, पार्ट यानी वेट होगा यहां पे, नंबर ऑफ पार्ट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 10 रेज टू द पावर 6 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं पीपीएम, नंबर ऑफ पार्ट यानी वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 10 रेज टू द पावर 6 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं पीपीएम। देखो पीपीएम का डेफिनेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके लिए फॉर्मूला है। अगर हम पीपीएम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला का बात करें तो पीपीएम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, ऊपर में हम लोग रख देते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट, नीचे में हम लोग रख देते हैं वेट ऑफ सॉल्यूशन, और इसको जो है वो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 रेज टू द पावर 6 से। तो यही छोटा सा फॉर्मूला है पीपीएम कैलकुलेट करने का। थोड़ा यूनिट ध्यान रखना, अगर ये ग्राम तो ये भी ग्राम में होगा, ये केजी तो ये भी किस में होगा केजी में। तो ये पीपीएम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट एक और छोटा सा टर्म है पीपीबी, उसी से मिलता जुलता है। अगर पीपीएम समझ गए हो ना तो पीपीबी समझने में तुमको कभी भी दिक्कत नहीं आएगा। अगर हम पीपीबी का फुल फॉर्म का बात करें तो इसका फुल फॉर्म है पार्ट्स पर बिलियन, ठीक है। पीपीएम था पार्ट्स पर मिलियन और यह है तुम्हारा पीपीबी यानी पार्ट्स पर बिलियन। अगर हम पार्ट्स पर बिलियन का बात करें तो पार्ट्स पर बिलियन यानी पीपीबी किसको कहा जाता है ये सुनो, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर बिलियन पार्ट ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज पीपीबी, ठीक है। तो अगर हम पार्ट्स पर बिलियन का बात करें तो पार्ट्स पर बिलियन किसको कहते हैं, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर बिलियन पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं पीपीबी बोला जाता है। अगर हम लोग पीपीबी का फॉर्मूला का बात करें तो पीपीबी का भी सिंपल साधारण फॉर्मूला है, ऊपर में हम लोग रखते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट, नीचे में हम लोग रखेंगे वही अपना वेट ऑफ सॉल्यूशन। देखो मिलियन था तो उसको हम लोग 10 रेज टू द पावर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, अब बिलियन है तो 10 रेज टू द पावर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। यही तुम्हारा है पीपीबी यानी पार्ट्स पर बिलियन, ठीक। अब यही से रिलेटेड हम लोग कुछ छोटा छोटा क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 100 ग्राम ऑफ aqueous solution of CaCO3 contains 10 gram of carbonate, express the concentration of solution in ppm and ppb,
ठीक है। तो यहां पे बोला है 1000 ग्राम एक्वस सॉल्यूशन है, उसमें 10 ग्राम कार्बोनेट का है, तो इसका जो कंसंट्रेशन है उसको पीपीएम या फिर पीपीबी में एक्सप्रेस करना है, दोनों में एक्सप्रेस करना है। तो अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले पीपीएम में एक्सप्रेस कर लेते हैं। पीपीएम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, ऊपर में हम लोग रख लेंगे वेट ऑफ सॉल्यूट, नीचे में क्या रखेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूशन, और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻⁶ से। अगर बाबू हम वेट ऑफ सॉल्यूट का बात करें तो वेट ऑफ सॉल्यूट यहां पे कितना दिया हुआ है, जो 10 ग्राम कार्बोनेट है वही वेट ऑफ सॉल्यूट है, तो 10 ग्राम। वेट ऑफ सॉल्यूशन का बात करोगे तो 1000 इंटू 10⁻⁶ क्या होगा, 6। इसको हम ऐसे भी एक्सप्रेस करते हैं 10 का पावर 3 इंटू 10 का पावर 6, ये कट जाएगा तो 10 का पावर 3 बचेगा, 10 का पावर 3 इंटू 10 यानी 10 का पावर क्या बचेगा, 4, ठीक है। और यूनिट इसमें हम लोग पीपीएम ही लिखते हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर पीपीएम में एक्सप्रेस करना है तो 10⁻⁴ पीपीएम आंसर आएगा। वही अगर इसका अमाउंट को पीपीबी में एक्सप्रेस करना है तो पीपीबी में क्या होगा, वही छोटा सा फॉर्मूला, ऊपर में वेट ऑफ सॉल्यूट रखेंगे, नीचे में बात करोगे तो नीचे में वेट ऑफ सॉल्यूशन रहेगा, और इसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10⁸ से। वेट ऑफ सॉल्यूट वही तुम्हारा 10,000 को 10 का पावर 3 इंटू 10 का पावर 8, ये कट जाएगा तो 10 का पावर क्या आ जाएगा, 5, तो 10 इंटू 10 का पावर 5 यानी 10 का पावर क्या हो जाएगा, 6, ठीक है। और इसका यूनिट अगर बात करोगे तो पीपीबी ही रहेगा। तो इस तरह से हम लोग पीपीएम में, ठीक है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को या फिर पीपीबी में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को एक्सप्रेस करते हैं। पीपीएम या फिर पीपीबी कंसंट्रेशन टर्म का यूज तभी किया जाता है जब सॉल्यूट का अमाउंट एकदम मिनिमम प्रेजेंट होगा, ट्रेस अमाउंट बोलते हैं। तो ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पीपीएम कंसंट्रेशन टर्म का यूज कब करते हैं। पीपीएम कंसंट्रेशन टर्म का यूज हम लोग तब करते हैं जब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट होगा, यानी कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा। अब हम लोग इससे रिलेटेड एक और छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है तुम्हारा डाइल्यूशन फॉर्मूला। देखो डाइल्यूशन फॉर्मूला समझने से पहले एक छोटा सा टर्म का मतलब समझते हैं जो कि है डाइल्यूशन। अब डाइल्यूशन क्या है ये देखो। अब वो डाइल्यूशन वर्ड तुम लोग कभी ना कभी सुने होंगे, एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो क्या करते हैं, एसिड के साथ वाटर को मिक्स करते हैं। तो डाइल्यूशन का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ वाटर, ठीक। तो डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर, वाटर ऐड करने का जो प्रोसेस होता है उसी को हम लोग बोलते हैं डाइल्यूशन, ठीक है। अब डाइल्यूशन फॉर्मूला क्या है इसके बारे में समझते हैं। जैसे मान लो कि एक कंटेनर ले लेते हैं, एक कंटेनर है जिसका मोलारिटी को हम लोग m1 मान लेते हैं और वॉल्यूम को क्या मान लेते हैं, v1, ठीक। इस कंटेनर में अगर हम लोग कुछ वाटर ऐड करें, मतलब इसको डाइल्यूट करें, अगर यहां पे वाटर को ऐड करें तो वॉल्यूम ऑब्वियसली चेंज करके क्या हो जाएगा, v2। अब मोलारिटी जो है वो वॉल्यूम रिलेटेड वाला कंसंट्रेशन टर्म है, तो अगर वॉल्यूम चेंज करके v2 होगा तो मोलारिटी भी चेंज करके क्या हो जाएगा, m2। अब यहां से तुमको v2 का वैल्यू तो पता रहेगा, मगर m2 का वैल्यू कैसे निकालेंगे उसी के बारे में बात करते हैं, ठीक। अब अगर हम बात करें ये वाला सॉल्यूशन में और ये वाला सॉल्यूशन में, इसको हम लोग नाम दे देते हैं सॉल्यूशन 1 और इसको हम लोग नाम दे देते हैं सॉल्यूशन 2। बात समझे ना, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्यूशन 1 नाम दिए और इसको हम लोग क्या नाम दिए, सॉल्यूशन 2। सॉल्यूशन 1 जो है वो डाइल्यूशन से पहले का सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन 2 जो है वो डाइल्यूशन के बाद का सॉल्यूशन है। एक सवाल छोटा सा ये है कि सॉल्यूशन 1 और सॉल्यूशन 2 में कोई भी कंपोनेंट का अमाउंट कांस्टेंट होगा क्या। कोई भी सॉल्यूशन में दो चीज होता है, एक सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट, ठीक है। बाबू अगर हम वाटर ऐड करें तो सॉल्वेंट का अमाउंट तो इंक्रीज करेगा, मतलब सॉल्वेंट बढ़ेगा, मगर क्या सॉल्यूट का अमाउंट इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, नहीं करेगा। कहने का मतलब यह है कि अगर एक गिलास तुम पानी लिए हो और उसमें 10 चम्मच चीनी डाल दिए, वो ज्यादा मीठा हो गया, उसको कम मीठा करने के लिए तुम पानी ऐड करोगे तो क्या चीनी का अमाउंट चेंज कर जाएगा, पहले 10 था तो 8 होगा क्या, नहीं, वो 10 ही रहेगा। इसका मतलब कोई भी सॉल्यूशन को अगर डाइल्यूट किया जाए तो वाटर ऐड करने से पहले और वाटर ऐड करने के बाद में, ठीक है, सॉल्यूट का अमाउंट जो है वो फिक्स रहता है यानी कांस्टेंट रहता है।
तो हम ये बात बोल सकते हैं डाइल्यूशन के केस में कि मोल ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन, मोल ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन, ये जो है वो किसके इक्वल होगा? मोल ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन, मोल ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन। तो डाइल्यूशन के केस में ये बात याद रखना, अगर किसी भी सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया जाए तो जो सॉल्यूट का मोल है, ठीक है, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, चाहे बिफोर डाइल्यूशन का बात करो या आफ्टर डाइल्यूशन का बात करो, दोनों केस में सॉल्यूट का जो मोल है वो फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं करता है। ठीक, अब अगर तुमको सॉल्यूट का मोल लेना है, निकालना है, तो कैसे निकालोगे इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखो, सॉल्यूट का मोल कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला तो ऑलरेडी बता चुके हैं, गिवन वेट बाय मोलर मास, मगर यहां पे ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। अब वो मोलारिटी टॉपिक जब पढ़ाए थे तो फॉर्मूला क्या था, ऊपर में मोल ऑफ सॉल्यूट को रखते थे और नीचे में रखे थे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को। अब तुम सोचो तो, अगर तुमको मोल ऑफ सॉल्यूट निकालना है और वॉल्यूम पता है तो तुम क्या कर सकते हो, मोलारिटी को किससे मल्टीप्लाई कर सकते हो? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से। यानी इस कंटेनर के लिए जो मोल ऑफ सॉल्यूट होगा वो किसके इक्वल होगा? इसका मोलारिटी इंटू इसका वॉल्यूम। तो यहां पे मोल ऑफ सॉल्यूट M1V1 हुआ, और यहां पे अगर मोल ऑफ सॉल्यूट का बात किया जाए तो यहां पे मोल ऑफ सॉल्यूट किसके इक्वल हो जाएगा? इसका मोलारिटी जो कि M2 हुआ, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा? V2। मतलब बिफोर डाइल्यूशन मोल ऑफ सॉल्यूट M1V1 था और आफ्टर डाइल्यूशन मोल ऑफ सॉल्यूट क्या हो गया? M2V2। ठीक है, अब हमको पता है बिफोर डाइल्यूशन और आफ्टर डाइल्यूशन मोल ऑफ सॉल्यूट क्या होता है? फिक्स। यानी हम ये बोल सकते हैं कि M1V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? M2V2। अब ये जो तुमको फॉर्मूला दिखाई दे रहा है M1V1 इज इक्वल टू M2V2, इसी को हम लोग डाइल्यूशन फॉर्मूला बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डाइल्यूशन फॉर्मूला। अब हम एक बार वापस से रिपीट करते हैं, आराम से बात को समझो। डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ वाटर। अगर एक सॉल्यूशन लिए जिसमें मोलारिटी M1 और वॉल्यूम V1 था, इसमें वाटर ऐड करेंगे तो वॉल्यूम चेंज करेगा, तो मोलारिटी भी चेंज कर जाएगा। ठीक, हम लोग देखें कि डाइल्यूशन से पहले और डाइल्यूशन के बाद सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट फिक्स रहता है, वो चेंज नहीं करता है। तो हम लोग बोले कि मोल ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन। अगर मोलारिटी और वॉल्यूम तुमको पता है तो मोल ऑफ सॉल्यूट निकालने का फॉर्मूला है मोलारिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, तो बिफोर डाइल्यूशन सॉल्यूट का मोल था M1V1, आफ्टर डाइल्यूशन M2V2, दोनों इक्वल है, तो हम लोग एक इक्वेशन ले आए और इसी को हम लोग क्या बोल दिए? डाइल्यूशन फॉर्मूला। बात क्लियर है ना? M1 क्या है? मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन बिफोर डाइल्यूशन। V1 मोलारिटी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बिफोर डाइल्यूशन। M2 मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन, और V2 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन। अब हम लोग क्या करते हैं, इससे रिलेटेड एक आध दो छोटा छोटा प्रॉब्लम देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है ये देखो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक 500 ml ऑफ 5 मोलर HCl सॉल्यूशन है, is diluted by 1500 ml, then find out molarity of diluted solution। बाबू यहां पे दो टर्म यूज किया जाता है जिससे तुम कंफ्यूज हो सकते हो, पहले उसके बारे में हम बताते हैं। एक वर्ड यूज करता है डाइल्यूटेड बाई, एक वर्ड जो है वो यूज करता है डाइल्यूटेड बाई, और दूसरा वर्ड यूज करता है डाइल्यूटेड टू। ठीक है, आराम से समझो। अगर तुमको लिखा हुआ है कि एक सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम 500 था, इज डाइल्यूटेड बाय 600 ml, ठीक है, तो कह रहा है कि 500 ml में 600 ml पानी ऐड किया गया है। अगर डाइल्यूटेड बाय वर्ड यूज किया है, इसका मतलब क्या बोल रहा है कि जो भी तुम्हारा पहला वाला सॉल्यूशन है उसमें उतना वाटर को ऐड किए हैं। यानी डाइल्यूटेड बाय अगर लिखा हुआ है ना, तो V2 निकालने के लिए V1 प्लस जो डाइल्यूटेड बाई वाला वैल्यू होगा उसको ऐड करना। कहने का मतलब है कि अगर इस सॉल्यूशन के लिए तुमको V2 निकालना है तो तुमको क्या करना होगा, 500 ml प्लस 600 ml को ऐड करना होगा। हम क्या बोले, अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है कि एक 500 ml का सॉल्यूशन है, इज डाइल्यूटेड बाय 600 ml, तो उस केस में डाइल्यूटेड सॉल्यूशन का वैल्यू क्या होगा, दोनों वॉल्यूम को ऐड कर दोगे तो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन का वॉल्यूम आ जाएगा। अगर किसी क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ है कि एक 500 ml सॉल्यूशन है, इज डाइल्यूटेड टू 1200 ml, तो कह ये रहा है
कि 500 ml को हम लोग 1200 ml तक डाइल्यूट किए हैं, मतलब वहां पे हम लोग तब तक वाटर ऐड किए जब तक कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो है वो 1200 ml ना हो जाए। तो इस केस में अगर तुमको V2 निकालना है तो इस केस में V2 डायरेक्टली कितना होगा 1200 ml। तो अगर डाइल्यूटेड बाई लिखा हुआ है तो दोनों वॉल्यूम को ऐड कर लेना, डाइल्यूटेड 2 लिखा हुआ है तो 2 के बाद वाला जो वॉल्यूम दिया हुआ है वही तुम्हारा V2 होगा। तो ये दो टर्म याद रखना। अब हम लोग वापस से अपने क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ 500 ml ऑफ 5 मोलर HCl सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड बाई, देखो डाइल्यूटेड बाई बोला है मतलब 500 ml में 1500 ml पानी ऐड किए हैं। डाइल्यूटेड 2 कहने का मतलब है कि हम लोग तब तक पानी ऐड किए जब तक जो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम वहां तक नहीं पहुंच गया। तो यहाँ पे बाई बोला है मतलब इतना पानी ऐड किया गया है ml। देन फाइंड आउट मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूशन फॉर्मूला, अगर जब भी डाइल्यूशन वाला क्वेश्चन आए ना तो सिंपली तुम पहले दो डब्बा बना लो। अगर हम M1 का बात करें तो M1 कितना दिया हुआ है 5 मोलर, मतलब पहले सॉल्यूशन का मोलैरिटी 5 था। और अगर V1 का बात किया जाए तो V1 कितना है 500 ml। इसी वाला कंटेनर में अब देखो 2 बोला है या बाई बोला है, अगर 2 बोलेगा तो 2 के बाद वाला वॉल्यूम को हम लोग डायरेक्टली V2 में लिख देंगे, और अगर बाई बोला है तो ये दोनों को ऐड करना पड़ता है। तो बोला है डाइल्यूटेड बाई 1500 ml, मतलब यहां पे 1500 ml और वाटर ऐड किए। तो पहले से 500 ml था, ठीक है, 1500 ml और ऐड कर दिए तो 1500 प्लस 500 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2000 ml। तो ये तुम्हारा V2 हो गया। तो बोला वॉल्यूम इतना पानी ऐड करने के बाद सॉल्यूशन का मोलैरिटी क्या होगा, यही तुमसे पूछा है। अब अगर हम डाइल्यूशन फॉर्मूला देखो, जब भी डाइल्यूशन बात कर रहा है मतलब यही फॉर्मूला यूज होगा, M1V1 प्लस क्या यूज होगा, सॉरी M1V1 इज इक्वल टू M2V2, ये तुम्हारा यूज होने वाला है। M1 का अगर बात करोगे तो M1 क्या होगा 5, V1 कितना होगा 500। देखो इस फॉर्मूला को यूज करने के लिए एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना, अगर इधर का वॉल्यूम ml में है तो इधर का वॉल्यूम भी किसमें होना चाहिए ml में, मतलब दोनों साइड का वॉल्यूम V1 और V2 का वॉल्यूम का यूनिट सेम होना चाहिए। ये लीटर और ये ml तो गलत हो जाएगा, और ये लीटर और ये ml तो भी गलत होगा। अगर ये ml में है तो ये भी ml में होना चाहिए, ये लीटर में है तो ये भी किसमें होना चाहिए लीटर में। बस यूनिट को मैच करा देना, चेंज करने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। 5 इंटू 500, M2 का वैल्यू तुमको निकालना है, V2 डायरेक्टली दिया हुआ है, कितना दे रखा है 2000 दिया हुआ है। अब अगर हम लोग यहां से M2 निकालना चाहे तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 500 डिवाइडेड बाई क्या होगा 2000। अब यहां से 0 और 0 तो कट जाएगा, ठीक है, 5 1 जा 5, 5 4 जा क्या हो जाएगा 20, ठीक। तो यहां से तुम्हारा फाइनली M2 का जो वैल्यू है वो कितना आ गया 5/4 मोलर आ गया। तो ये बात याद रख लेना, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग डाइल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। अब ये तो सबसे सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें एक आध और टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, वो हम लोग देखते हैं। ये याद रखना डाइल्यूटेड 2 और डाइल्यूटेड बाई वाला, डाइल्यूटेड बाई बोला है मतलब दोनों वॉल्यूम को ऐड करना है, 2 बोला है तो 2 के बाद वाला जो वॉल्यूम होगा वही V2 होगा, ठीक। डाइल्यूटेड बाई बोलता है इतना पानी ऐड किए हैं, डाइल्यूटेड 2 बताता है कि हम लोग तब तक पानी ऐड करिए जब तक वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहां पहुंच गया, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हो, देखना इसका आंसर आता है या नहीं आता है, ठीक। अब देखो ये क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। हाउ मेनी ml ऑफ वाटर शुड बी एडेड इन 500 ml ऑफ सेमी मोलर HCl सॉल्यूशन टू मेक इट डेसीमोलर। अब क्वेश्चन ये बोला, फिर से हम वही काम करते हैं, दो कंटेनर बना लेते हैं। ये बोल रहा है कि हाउ मेनी ml ऑफ वाटर शुड बी एडेड इन 500 ml ऑफ सेमी मोलर HCl सॉल्यूशन। इसका मोलैरिटी जो है वो सेमी मोलर का मतलब मोलैरिटी 1/2 है, और इसका वॉल्यूम जो तुमको दिया हुआ है वो बोला है 500 ml, ठीक। बोला कि इसमें हम लोग को कितना वाटर ऐड करें कि इसका मोलैरिटी डेसीमोलर हो जाए। डेसीमोलर यानी M2 का वैल्यू 1/10 दिया हुआ है, अभी हमको V2 का वैल्यू नहीं पता है, इस सॉल्यूशन में कितना वॉल्यूम है ये नहीं पता है। फिर से डाइल्यूशन फॉर्मूला लगाते हैं, M1V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा M2V2। M1 का बात करोगे तो 1/2 और V1 का बात करोगे तो 500 हो जाएगा। M2 का बात किया जाए तो M2 हो जाएगा 1/10 और V2 तुमको निकालना है, ठीक। ये कट जाएगा तो ये कितने बार में कटा 250 टाइम्स में,
उसको उधर भेज दो तो क्या आ जाएगा, V2 इज इक्वल टू 250 इंटू 10, दैट इज कितना आ गया, 2500 ml। बाबू अगर आप लोग इतना करके 2500 ml को टिक करके आते हो तो ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्या बोला है कि हाउ मेनी ml ऑफ वाटर शुड बी एडेड इन 500 ml ऑफ सेमी मोलर HCl सॉल्यूशन टू मेक इट डेसी मोलर। यहां पे ये नहीं पूछा है कि डाइल्यूटेड सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या है, तुमसे ये पूछा है कि ये 500 ml में कितना पानी ऐड करोगे कि इसका वॉल्यूम 1/10 हो जाए, सॉरी इसका मोलारिटी 1/10 हो जाए। तो अगर तुमसे कभी भी अमाउंट ऑफ वाटर एडेड पूछा है तो इसके लिए क्या करते हैं, ये सुन लो, अमाउंट ऑफ वाटर एडेड। अब अगर हम अमाउंट ऑफ वाटर एडेड का बात करें ना, तो अमाउंट ऑफ वाटर एडेड निकालने के लिए V2 माइनस V1 किया जाता है, क्योंकि तुमसे ये बोला है ना कि कितना पानी ऐड किया है, इसका वॉल्यूम है 2500, तो 500 तो पहले से था ना, तो पानी कितना ऐड किए होंगे, V2 माइनस V1, तो V2 कितना आया है 2500 ml और V1 कितना आया है, तो V1 आया है तुम्हारा 2000। ठीक, अगर इसको माइनस कर दोगे, सॉरी क्या कर रहे हैं हम, V2 तुम्हारा 2500 ml और V1 तुम्हारा है 500 ml, तो 2500 माइनस 500 कितना हो जाएगा, 2000 ml। तो ये इसका आंसर होगा, 2500 नहीं होगा, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग डाइल्यूशन फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन को बना सकते हैं। होप आप लोग को आज का लेक्चर पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। हम लोग इसी के आगे लेक्चर नंबर 5 में एंटर करेंगे। इसी के आगे मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। पढ़ते रहिए, तब तक के लिए थैंक यू, और जाते जाते चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।